हेलो, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशु मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी मैथ्स की पेडागोजी की क्लास, जिसका आज तीसरा भाग होने वाला है। अगर आपने 2 इसके पार्ट नहीं देखे हैं जो हमने आपको करवा दिए हैं पिछली क्लासों में, तो आप उनको ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसके बिना गणित के कठिन प्रश्न हल नहीं होते हैं? आपको बताना है किसके बिना गणित के कठिन प्रश्न हल नहीं होते हैं। दबाओ दबाव हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा, या फिर पर नियंत्रण हो जाएगा, या फिर पाठ्य पुस्तक हो जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से किसके बिना गणित के कठिन प्रश्न हल नहीं होते हैं। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। जितने भी लोग जुड़ चुके हो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने साथी मित्रों के पास। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिना धैर्य के कुछ काम नहीं होता, चाहे गणित का हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। धैर्य होगा तभी आप गणित के कठिन से कठिन प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि आपको बताना है। इनमें से ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जो रेखा गणित शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? क्या ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, क्या वो आगमन और निगमन विधि है? दूसरा है विश्लेषण संश्लेषण विधि, तीसरा है प्रयोगशाला विधि, चौथा है प्रायोजन विधि। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो रेखा गणित शिक्षण है तो सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विश्लेषण संश्लेषण विधि जो है रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि है, विश्लेषण और संश्लेषण विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि आपको बताना है। जो बच्चे स्कूल से भाग लेते हैं, हो सकता है लंच टाइम भाग जाते हैं, कभी तीसरा पीरियड छोड़ देते हैं, कभी चौथा पीरियड छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपको बताना है स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन है? क्या वो प्रश्नावली विधि है, या फिर प्रयोगात्मक विधि है, या फिर सर्वेक्षण विधि, या फिर केस स्टडी विधि है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी सर्वाधिक उपयोगी विधि हो जाएगी। तो आंसर करेंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको इस चीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए? केस स्टडी करना चाहिए कि आखिरकार बच्चे स्कूल से भाग क्यों रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या वो सब्जेक्ट में डरते हैं, क्या उनके अंदर डर है मैथ के लिए, या फिर और कोई भी बात हो सकती है। तो आपको पता करना चाहिए, यानी कि आपको केस स्टडी करना चाहिए इस बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आपको बताना है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, तीसरा ऑप्शन है आगमन निगमन विधि, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि इनमें से कौन सी है? ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर कर देंगे। आंसर कर दीजिए इनमें से कौन सी गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि आपको लग रही है, कौन सी हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी विधि हो जाएगी? आगमन निगमन विधि जो है गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है। आप इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रशिक्षण विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों को विकसित कर व्यक्तित्व को संतुलित एवं नियंत्रित बनाता है? आपको बताना है किसका प्रशिक्षण विद्यार्थी की मानसिक शक्तियों को विकसित कर व्यक्तित्व को संतुलित एवं नियंत्रित बनाता है। पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है विज्ञान, चौथा है हिंदी। तो आपको आंसर देना है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका एक बार। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए इसके ऊपर, या फिर इसको लिख के नोट करके आप लोग रख सकते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गणित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, गणित। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि, आपको बताना है मूल्यांकन प्रणाली किस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या पता लगाया जाता है? बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं। तीसरा है अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। चौथा है प्रयुक्त सभी। तो बताइए मूल्यांकन प्रणाली कौन सी प्रक्रिया है इनमें से? सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
आपकी यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें हो रही हैं और बेहतरीन क्लासें हो रही हैं, यहीं से क्वेश्चन मिलने की संभावना अधिक से अधिक है। तो बताइए इसमें कौन सा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे क्या हैं, मूल्यांकन प्रणाली की प्रक्रिया का पता लगाने में सक्षम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है, आपको बताना है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है। तो अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी है, मैथ पेडागोजी की पहली क्लास थी ये शिक्षण विधि से संबंधित, तो आप जरूर देख लेना। इस प्रकार के जितनी भी विधियां हैं सारी की सारी उस क्लास में करवाई गई थी। तो आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है आगमन विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है अन्वेषण विधि, चौथा है खेल विधि। तो बताना है आपको प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण विधि का शिक्षण सूत्र है। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर हो जाएगा निगमन विधि। कौन सी है, निगमन की विधि जो है प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है, जबकि प्रत्यक्ष से प्रमाण अगर इसके यहाँ पे उल्टा लिख दिया जाए तो कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी आगमन विधि। कौन हो जाएगी, आगमन विधि होगी प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, और जहाँ से लिखा होगा प्रमाण से प्रत्यक्ष वहाँ पे हो जाएगी निगमन विधि। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित शिक्षण से अधिगम निर्योग्यता का आकलन कौन से परीक्षण द्वारा प्रभावी रूप से कर सकते हैं, आपको बताना है। इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन देखते हैं वार्षिक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है निदानात्मक परीक्षण, चौथा है अर्धवार्षिक परीक्षण। तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका, सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। गणित विषय में छात्रों में प्रश्नों को शीघ्र एवं शुद्ध हल करने की आदत डालने की श्रेष्ठ विधि है। आपको बताना है कि बच्चों के अंदर गणित के प्रश्नों को जल्दी हल करना और सही तरीके से हल करने की आदत डालने की सबसे अच्छी विधि इनमें से कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है शुद्धता को हल करवाना, शुद्धता को हल करवाना, दूसरा है निर्धारित समय में प्रश्न हल करवाना, तीसरा है लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना, चौथा है शीघ्रता से प्रश्न हल करवाना। तो बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे सही और सबसे सटीक हो जाएगा। आंसर करिए सभी लोग एक बार इसका। सभी लोग आंसर कर देंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लिखित एवं मौखिक अभ्यास करवाना जो है वो सबसे अच्छी आदत है बालकों में। इस आदत का क्या करना चाहिए, बढ़ावा करना चाहिए। बालकों को लिखित और मौखिक अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रारंभ करने से पूर्व कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए, आपको बताना है। जब आप अपनी क्लास में जाओगे, अपनी क्लास को करने के लिए, तो आपको क्लास शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है संपूर्ण सहायक सामग्री एकत्र करनी चाहिए, दूसरा है अधिगम अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, तीसरा है विद्यार्थी से पूर्व कक्षाओं के बारे में संवाद करना चाहिए, चौथा ऑप्शन है छात्रों को दंडित करना चाहिए। तो आपको बताना है इनमें से, इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा तो छोड़ दीजिए, अब बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आंसर करिए एक बार आप लोग। आपकी बेहतरीन क्लासें यहाँ पर चल रही हैं मैथ पेडागोजी की। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक जाइए क्लास में, देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हम निकाल के लाए हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, अधिगम अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए कि बच्चे पढ़ सकें। जब पढ़ाई के अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी तभी तो आपकी क्लास में बच्चे पढ़ पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषता है, आपको बताना है निम्न में से उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषता कौन सी है। पहला ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों शर्तों के आधार पर संकल्पना को समझाया गया हो, दूसरा है अभ्यास कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में अभ्यास प्रश्न हो, तीसरा है संकल्पनाओं को समझाने के लिए ज्यामिति आकृति रेखा चित्र हो, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषता, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोगों को आंसर करना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये
सभी के सभी क्या हैं, उत्तम पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी दक्षता पर निर्भर करती है। आपको बताना है गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी दक्षता पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक की दक्षता पर, दूसरा दिया है अभिभावक की दक्षता पर, तीसरा है छात्र की दक्षता पर, चौथा है प्रधानाध्यापक की दक्षता पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की दक्षता पर। क्या हो जाएगा, शिक्षक की दक्षता पर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित विषय में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। आपको बताना है कि जब आप अपनी क्लास में गए हो मैथ पढ़ाने के लिए तो आपने देखा कि आपकी कक्षा के जो कुछ बालक हैं वो मैथ में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो आप बताइए कि उनकी इस समस्या का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ नहीं होना, दूसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव कमज़ोर होना, तीसरा है बच्चों की खेल के प्रति अधिक रुचि, और चौथा है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा कारण ऐसा है कि आपकी क्लास के कुछ बच्चे मैथ में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। आंसर करेंगे सभी लोग एक बार इसका। आंसर कर दीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव कमज़ोर होना। ये क्या है, इसका प्रमुख कारण है प्राथमिक स्तर पर जब बच्चे थे छोटी क्लासों में तो वहाँ पर उनको मैथ सही तरीके से नहीं पढ़ाई गई या फिर उन्होंने मैथ को सही तरीके से नहीं पढ़ा, इसीलिए वो कमज़ोर हैं मैथ्स में। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया। आपको बताना है कि जो मूल्यांकन की प्रक्रिया थी इसको त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन देखिए और सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसका आंसर कर दीजिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ब्लूम ने किया था। किसने, ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, त्रिकोणात्मक रूप में ब्लूम ने प्रस्तुत किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बालक के मूल्य गुणों का विकास होता है। आपको बताना है बालक के मूल्य या फिर गुणों का विकास होता है अनुभव के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, कठोर अभ्यास के द्वारा, या फिर विकल्प डी देखते हैं 1 और 2 दोनों के द्वारा। तो आपको बताना है बालक के गुणों का विकास इनमें से किसके द्वारा होता है। सभी लोग आंसर करेंगे, एक साथ आंसर करिए सभी लोग। बालक के गुणों का विकास होता है ए और बी दोनों के द्वारा, अनुभव के द्वारा भी होता है और प्रशिक्षण के द्वारा भी होता है उनके गुणों का विकास। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विकल्प ए और 2 दोनों सही है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, श्रव्य साधनों के रूप में किया जाता है या फिर दृश्य साधन के रूप में, श्रव्य दृश्य साधन के रूप में, या फिर मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में। तो एक बार इसका भी आंसर कर दीजिए सभी लोग। गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का उपयोग किया जाता है तो किस लिए किया जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन देख लीजिए और बता दीजिए किस लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, दृश्य साधन के रूप में। दृश्य साधन के रूप में गणित सीखने में चित्रों और रेखांकनों का प्रयोग किया जाता है। देख आगे है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है। आपको बताना है उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, जब तक छात्र रुचि ना ले, दूसरा है कालांश खत्म होने तक, तीसरा है जब तक प्रत्येक छात्र का पिछड़ापन समाप्त ना हो जाए, चौथा है सीमित समय पश्चात
उपचारात्मक शिक्षण नहीं होना चाहिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का। कब तक चलना चाहिए यह शिक्षण? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? जब तक प्रत्येक छात्र का पिछड़ापन समाप्त न हो जाए तब तक यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए। कौन सी? उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया निरंतर जब तक चलनी चाहिए जब तक कि प्रत्येक छात्र का पिछड़ापन समाप्त ना हो जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है। आपको बताना है निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का कौन सा चरण नहीं होगा। पहला ऑप्शन है शैक्षणिक उद्देश्यों को जानना। दूसरा है प्रश्न पत्र तैयार करना। अगला ऑप्शन है छात्रों की समस्या कमियों के कारण जानना। चौथा है समंकन योजना तैयार करना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सटीक बैठेगा। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। निम्न में से उपलब्ध परीक्षण निर्माण का चरण नहीं, कौन सा नहीं होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की समस्या कमियों के कारण जानना। देखते हैं क्वेश्चन आगे। आगे है गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। आपको बताना है गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट इनमें से क्या हो जाएगा। पहला है विद्यालय की आधारशिला। दूसरा है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तीसरा है शिक्षण की आधारशिला। चौथा है विद्यार्थियों की आधारशिला। तो बताइए सही ऑप्शन कौन सा है गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट? इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। क्या होगा? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला यह होगा गणित का मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट। देखते हैं आगे। आगे है गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। जो गणित शिक्षण के अंतर्गत समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाए। दूसरा है छात्रों की समस्याओं का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जाए। तीसरा ऑप्शन है पर्याप्त अभ्यास कार्य करवाया जाए। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला भी सही है कि उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाना चाहिए। दूसरा है छात्रों की समस्याओं का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान, ये भी सही है। तीसरा है पर्याप्त अभ्यास कार्य करवाया जाना चाहिए, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से मूल्यांकन का गणितीय निरूपण है। आपको बताना है इनमें से मूल्यांकन का गणितीय निरूपण कौन सा है। एक बार देख लीजिए और सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। इनमें से गणित का मूल्यांकन निरूपण करना है तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल्यांकन बराबर होता है मापन प्लस मूल्य निर्णय। क्या होगा? मूल्यांकन बराबर मापन प्लस मूल्य निर्णय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण है। आपको बताना है प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का इनमें से कौन सा उदाहरण है। क्या वीसीआर हो जाएगा, या फिर रिफ्लेक्टर हो जाएगा, मॉडल, या फिर चलचित्र हो जाएगा। प्रक्षेपी शिक्षण सहायक सामग्री का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो सभी लोग आंसर कर देंगे। इसका हो जाएगा रिफ्लेक्टर। क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टर। सभी लोग याद रखना है इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। आपको बताना है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण किस प्रकार का होना चाहिए। क्या वो पाठ्यक्रम केंद्रित होना चाहिए, या फिर शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित, या फिर उपयुक्त सभी पर होना चाहिए। तो आपको बताना है एनसीएफ 2005 में गणित का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी केंद्रित। एनसीएफ 2005 में चाहे आप कोई भी शिक्षण हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हर एक सब्जेक्ट में जो है केंद्र किसको बनाया गया है? विद्यार्थी को ही बनाया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से
शिक्षण की व्यावसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। आपको बताना है निम्न में से शिक्षण की व्यावसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। नहीं देख लेना पहले ही, नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का ज्ञान, दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान, तीसरा है शिक्षक का व्यक्तित्व, चौथा है बालकों की समस्याओं को जानना। तो बताइए इनमें से कौन सा व्यावसायिक कुशलता से संबंधित नहीं है। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, शिक्षक का व्यक्तित्व जो है ये व्यवसायिक कुशलता से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गणित शिक्षण की समस्या है, आपको बताना है इनमें से गणित शिक्षण की समस्या कौन सी है। पहला ऑप्शन है पाठ्यक्रम का अनुचित स्वरूप, दूसरा है अभिभावकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना, तीसरा है गणित विषय के प्रति भय, चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। पहला तो बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम का अनुचित स्वरूप, दूसरा है अभिभावकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलना, ये भी है, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं अभिभावक जो है अपने बच्चे को स्कूल तो भेज देते हैं, उसके बाद कभी नहीं देखते कि वापस आने के बाद होमवर्क करता है कि नहीं करता है। स्कूल जाता है तो उसने कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई है तो उस पर कुछ लिखता भी है या फिर ऐसे ही घूमता फिरता रहता है, कॉपी के पेज फाड़ फाड़ के फेंक रहा है, नाव बना करके चला रहा है पानी में डाल के। तो और तीसरा कारण है गणित विषय के प्रति भय, ये भी हो सकता है। तो यानी कि उपर्युक्त सभी इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी साथी मित्रों से हम रोज़ कहते हैं और आज भी कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद में इसको शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। धन्यवाद, बाय बाय। अपनी तैयारी को जारी रखिए लगातार हमारे साथ में।